Good morning, students. Today we are going to start with chapter 5, Introduction to Euclidean Geometry. The word geometry comes from the Greek word geo. अब जो वर्ड ज्योमेट्री है यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिडियन ज्योमेट्री, यूक्लिड्स तो एक साइंटिस्ट था, उसके नाम से पढ़ा गया। तो वो उसने अपनी कुछ ज्योमेट्रीज बनाई, अपने कुछ पोस्टुलेट्स बनाए, अपने कुछ एक्सियम्स बनाए, मतलब उसने खुद कुछ डिस्कवर किया था। वो इस चैप्टर में बताएंगे कि वो उसने क्या बताया, क्या नहीं, मतलब क्या कैसे रूट्स बताए, कैसे क्या चीज़ बताई, वो चीज़। ठीक है, तो यूक्लिड्स तो एक साइंटिस्ट का नाम है। और यहाँ पे बात आती है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में ज्योमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जिसमें जियो का मतलब होता है अर्थ और मैट्रिन मीनिंग होती है मेजरमेंट। मतलब जियोमेट्री का मतलब होता है किसी अर्थ का मेजरमेंट या फिर किसी भी चीज़ का मेजरमेंट कहलाता है जियोमेट्री। जियोमेट्री appears to have originated from the need for measuring land। और जियोमेट्री यूज़ होता है जब हम किसी भी लैंड का मेजरमेंट करते हैं। हम जब लैंड की नीड होती है हमें किसी लैंड को मेजरमेंट करने की, तब हम जियोमेट्री यूज़ करते हैं। दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वाज स्टडीड इन वेरियस फॉर्म्स इन एवरी एंशिएंट सिविलाइजेशंस, बी इट इन इजिप्ट, बाबिलोनिया, चाइना, इंडिया, ग्रीस और द इंसेसिस। इन सब में हमने इनको पढ़ा है। द पीपल ऑफ दीज civilizations face several practical problems which required the development of geometry in various ways। अभी पहले जब ज्योमेट्री जब यूज़ हुई थी, जब हम ज्योमेट्री का क्या करते थे, अर्थ को नापने के लिए, अर्थ की जो मेजरमेंट लेने के लिए, कि लैंड की मेजरमेंट के लेने के लिए हम ज्योमेट्री का यूज़ करते थे। ठीक है, एंशिएंट टाइम में जब हमारे पूर्वज थे, जो हमारे बहुत पुराना जो हमारा सिविलाइजेशन था, जैसे कि हड़प्पा संस्कृति वाला है ना, मोहनजोदड़ो वाला जो सिविलाइजेशन था, वैली सिविलाइजेशन था, इंडस वैली में जो सिविलाइजेशन हुआ था, वो जो आपने एसएसटी में पढ़ा होगा। ठीक है, मेरे को थोड़ा सा इस चीज़ का एसएसटी का थोड़ा नॉलेज कम है, तो ये जो चीज़ें आपने उस टाइम पढ़ी थी, ठीक है, वो सब चीज़ों को पहले हम क्या करते थे, एक ज्योमेट्रिकल मतलब मेजरमेंट करते थे ज्योमेट्री से, जिसमें हम किसी लैंड का मेजरमेंट करते थे। और जैसे कि इजिप्ट में वो आपको मम्मीज़ का जो फॉर्म होता है, ठीक है, या फिर कहीं भी कुछ, जैसे इंडिया में भी हमने ये चीज़ का यूज़ किया। जैसे हमारे पास ये है ट्रंकेटेड पिरामिड है, ये ट्रंकेटेड पिरामिड है जिसमें ये तो इसकी हाइट है, ठीक है, ये एक साइड है और एक ये साइड है इसकी। ठीक है, ये चीज़ आपने देखा होगा था। वेन एवर द रिवर नील ओवरफ्लोड इट वाइप्ड आउट द बाउंड्रीज बिटवीन द एडजस्टिंग फील्ड्स ऑफ डिफरेंट लैंड ओनर्स। आफ्टर सच फ्लडिंग दीज बाउंड्रीज हैड टू बी रीड्रॉन। अभी क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, तो फ्लड आती है तो क्या होता है कि कई बार वो डैम जितना उनका जो लेवल होता है वाटर लेवल का, उससे ज़्यादा क्रॉस कर जाती है। समटाइम्स इतना हो जाता है कि वो डैम का जो होता है उनको भी उनके ऊपर से निकल जाती है, या फिर जो बाउंड्री है उनके ऊपर से निकल जाती है। तो फिर क्या करते हैं कि हमें उनकी जो बाउंड्रीज़ को है रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ता है, या फिर रीड्रॉ करना पड़ता है, या फिर दोबारा बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चीज़ वही पढ़ेंगे कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री मतलब होता क्या है। ठीक है, जैसे पहले हमारे में शब्द सूत्र आज पढ़ाए गए थे, ठीक है, कि मतलब किसी भी कोई भी अगर वायर है या फिर कोई ब्रिक्स है या कोई, तो उसकी लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है, और उसको किस फॉर्म में, तो उसको जैसे ब्रिक्स वाज फाउंड टू बी 4:2:1। मतलब उसकी जो लेंथ है वो 4 है, ब्रेथ उसकी 2 है, उसकी जो थिकनेस है वो क्या है 1 है। इसको इस तरह से हमने बनाया। फिर उन्होंने अपना वो हाउस बिल्ड किए, ठीक है, अपना इस मेजरमेंट से उन्होंने क्या किया, अपना घर बनाया अपना। जब ये बहुत पहले का जो सिविलाइजेशन था उसमें बता रहे हैं। ठीक है, तो इसके दौरान ही एक ग्रीक मैथमेटिशियन आया थेल्स, ठीक है, is credited with giving the first known proof। अब उसने क्या किया, उसको एक क्रेडिट मिला। उसने क्रेडिट क्या लिया, उसने उसको क्रेडिट मिला, उसको एक उसकी प्रशंसा हुई कि उसने एक फर्स्ट नोन प्रूफ बनाया। ठीक है, वो फर्स्ट नोन प्रूफ क्या था कि दिस प्रूफ वाज ऑफ द स्टेटमेंट दैट अ सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर। अभी उसने एक प्रूफ बनाया जिसमें ये बताया कि जो सर्कल है कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब एक सर्कल को हम किसी भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एप्पल होता है,
ठीक है। एप्पल इज़ नथिंग बट अ सर्कल, सर्कल को भी क्या हम दो पार्ट में, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, हम इसको दो पार्ट्स में कैसे, ये सेंटर होता है, ठीक है, सेंटर से जो भी लाइन पास होती है उसको बोलते हैं डायमीटर। तो मतलब ये जो डायमीटर होता है वो सर्कल को 1 और 2 इन टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है। ये उसने ये प्रूफ करके प्रूफ बताया, ठीक है। वन ऑफ द थेल्स मोस्ट फेमस प्यूपिल वाज पाइथागोरस, ठीक है, हु यू हैव हर्ड अबाउट, जिसको आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं, जिसमें आपने पाइथागोरस का बताया होगा कि h का स्क्वायर क्या होता है, p का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपको मुझे लग रहा है 7th या 8th क्लास हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये पाइथागोरस, तो उसका एक स्टूडेंट था थेल्स का, ठीक है, या फिर उसका कुछ भी कह लो आप, एक स्टूडेंट था या फिर उसका फेमस एक बच्चा था जो जिस पाइथागोरस, ठीक है, उसके बारे में आपने कहा होगा। पाइथागोरस एंड दिस हिज ग्रुप डिस्कवर्ड मैनी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और फिर उन्होंने क्या किया, पाइथागोरस और उसके ग्रुप ने एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी डिस्कवर किया एंड डेवलप द थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और फिर उसने क्या किया, जो थ्योरी ज्योमेट्रिक थ्योरी जो थी उसको एक अच्छे मुकाम पे, एक ग्रेट एक्सटेंट पे, एक अच्छे मुकाम पे उसने उसको पहुंचाया। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल 300 BCE, और ये जो प्रोसेस था वो 300 BCE पहले चला था, ठीक है। एट दैट टाइम यूक्लिड, अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स एट Alexandria in Egypt, collected all the known work and arranged it in his famous treatise। और उसने क्या किया, फिर उसकी जो यूक्लिडियन था उसने क्या किया, थेल्स पहले था, थेल्स के बाद में थेल्स का एक स्टूडेंट था जिसको बोलते पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस के बाद में फिर क्या आया था, यूक्लिड आया था। यूक्लिड जो था वो उस टाइम पे, एट दैट टाइम यूक्लिड अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स वो एक मैथमेटिक्स टीचर था। उसने क्या किया, अलेक्जेंडर इजिप्ट में होता है कलेक्टेड, उसकी सारे जो भी इंफॉर्मेशन, उसने जो भी काम किया था और उसने जो भी उसकी फेमस जो उसकी थीसिस थी, जो भी उसका फेमस उसके जो भी प्रूफ थे वो सब उसने अरेंज किए, कलेक्ट किए, ठीक है। कॉल्ड एलिमेंट्स, और उन सभी को उसने क्या नाम दिया, एलिमेंट्स नाम दिया। ही डिवाइडेड द एलिमेंट इनटू 13 चैप्टर्स, और उसने क्या किया, उन 13 एलिमेंट्स को उसने 13 चैप्टर्स में कन्वर्ट किया, ठीक है। ईच कॉल्ड अ बुक, और हर एक चैप्टर का उसने हर एक चैप्टर को उसने एक बुक के फॉर्म में बनाया, ठीक है। दीज बुक्स इन्फ्लुएंस द होल वर्ल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्री फॉर जनरेशन टू कम। अब वो जो बुक है वो इसने 13 एलिमेंट्स थे, ठीक है, 13 एलिमेंट्स का उसने हर एक एलिमेंट्स का उसने एक चैप्टर बना, एक बुक बनाई। और उसमें क्या हुआ, ज्योमेट्री के जितने भी पूरा होल वर्ल्ड के जो भी जितनी भी ज्योमेट्री है आप उसको इजीली, मतलब जनरेशन टू जनरेशन क्या ज्योमेट्री थी, कैसे पहले कैसे कि हुआ, ज्योमेट्री में क्या नया आया, ये सब कुछ उसमें आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस यूक्लिडियस अप्रोच टू ज्योमेट्री एंड शैल ट्राई टू लिंक इट विद द प्रेजेंट डे ज्योमेट्री। अभी क्या करेंगे हम इस चैप्टर में जो भी यूक्लिडियस के अप्रोच थे ज्योमेट्री को लेके, जो भी उसने बनाए थे ज्योमेट्री को लेके, और जो उसके लिंक थे, जो अब प्रेजेंट डे जो चल रहा है ज्योमेट्री में उसमें क्या हुआ और उसके क्या थे, वो सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यूक्लिडियन डेफिनेशंस क्या होती हैं, एक्सियम्स क्या है और उसके पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। अब बात आती है यहाँ पे एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स। एक्सियम्स का मतलब होता है कि ऐसे तथ्य, ऐसी चीज़ें, ऐसे स्टेटमेंट्स जो स्वयं सिद्ध की जाती है, जो मतलब खुद ही हम उसको प्रूफ करते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है एक्सियम्स। और पोस्टुलेट्स का मतलब होता है कि जैसे किसी को प्रूफ करने के लिए हम किसी चीज़ को मान लेते हैं, या फिर जैसे हम किसी चीज़ के लिए क्या करते हैं, शर्त लगाते हैं, ठीक है, या फिर हम उसको मांगते हैं। मांगना मतलब हम क्या अज्यूम करते हैं, लेट x इक्वल टू दिस मच, y इक्वल टू दिस मच, ऐसे, तो वो कहलाते हैं हमारे पोस्टुलेट्स। और एक्सियम्स मतलब जो हम खुद जो हम प्रूफ करते हैं वो कहलाते हैं हमारे एक्सियम्स, ठीक है। अभी यहाँ पे पढ़ेंगे द ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ यूक्लिड्स टाइम थॉट ऑफ ज्योमेट्री एज एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड इन विच दे लिव्ड। अब वो उन्होंने क्या किया, अपने जब वो जिस वर्ल्ड में वो रहते थे उसका उन्होंने ज्योमेट्रिक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स बनाए, ठीक है। तो द नोशंस ऑफ पॉइंट, लाइन, प्लेन एंड सो ऑन आर डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट वाज सीन अराउंड देम। और जो पॉइंट है, लाइन
लाइन है, प्लेन है, वो सब उन्होंने जो उनके आसपास उनको क्या चीज़ दिखाई दी, उनको मतलब क्या महसूस किया, उन्होंने क्या चीज़ ऑब्जर्व की, उसके हिसाब से उन्होंने उस चीज़ की डेफिनेशंस बनाई। ठीक है। From studies of the space and solids in the space around them, abstract geometric notation of a solid object was developed. A solid has shape. एक सॉलिड जो होता है उसकी शेप होती है, साइज होती है, पोजीशन होती है, एंड कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है। दिस बाउंड्रीज और कॉल्ड, और इट्स बाउंड्री, और उसकी जो बाउंड्री होती है, सर एक सॉलिड सरफेस होता है उसकी शेप होती है, साइज होती है, ठीक है, उसकी पोजीशन होती है, और वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकता है, और उसकी जो बाउंड्री होती है चारों तरफ की जो उसकी बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं सरफेस। ठीक है। दे सेपरेट वन पार्ट ऑफ द स्पेस फ्रॉम अनदर, और वो क्या करते हैं, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से सेपरेट करते हैं, एंड आर सेड टू हैव नो थिकनेस, और उसकी जो थिकनेस होती है वो उसकी थिकनेस नहीं होती, और वो एक दूसरे पार्ट से उसको सेपरेट कर सकते हैं। द बाउंड्रीज ऑफ सरफेस आर कर्व्ड, और उसकी जो बाउंड्री होती है वो कर्व्ड होती हैं, मतलब ऐसे जैसे गोल होती हैं, ऐसे कर्व्ड होती हैं, एंड स्ट्रेट लाइन या फिर स्ट्रेट लाइन की भी होती हैं। दीज लाइन्स एंड इन पॉइंट्स, और वो जो लाइन्स होती हैं कहीं ना कहीं पॉइंट से एंड जुड़ी होती है। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि एक कर्व ऐसे बनाया, ठीक है, तो एक पॉइंट आपका ये हो गया और एक पॉइंट आपका ये हो गया, तो मतलब कभी भी जो भी है एक ऐसे बनाया, ठीक है, फिर यहाँ से सिलेंडर बनाया तो ये ऐसे हो गया, ठीक है, फिर यहाँ से इस पॉइंट से फिर इसको ज्वाइंट किया तो इस ज्वाइंट किया, कहीं ना कहीं पॉइंट्स एंड से एक दूसरे को जोड़ा जा रहा है, जब जाके ये चीज़ें बन रही हैं। ठीक है। Consider 3 steps from solids to point. In each step we lost one extension also called a dimension. So a solid has 3 dimensions, a surface has 2, a line has 1 and a point has none. तो अब एक सॉलिड के जो सॉलिड होता है उसका 3 डायमेंशन होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। ठीक है। सरफेस जो होता है उसके सरफेस हैज़ 2, एक सरफेस के 2 डायमेंशंस होते हैं। अ लाइन हैज़ 1, और एक लाइन के एक ही लाइन मतलब एक ही लेंथ होती है, मतलब लाइन लंबाई होती है उसकी, और पॉइंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है। इंक्लूड समराइज दी स्टेटमेंट्स एज डेफिनेशंस, और इन्होंने सारे को इस सबको एक डेफिनेशन के फॉर्म में उसको बताया है। ही बिगिन हिज एक्सपोजिशन बाय लिस्टिंग 23 डेफिनेशंस इन बुक 1 ऑफ द एलिमेंट्स, अ फ्यू ऑफ देम आर गिवन बिलो। अब उसने ऐसे करके उसने कितने 23 डेफिनेशंस फाइंड आउट करी हैं, लिखी हैं उसने। ठीक है। जिसमें से हम जो कुछ डेफिनेशन जो यहाँ यूज़ हो रही हैं वो आपको बताई जा रही है, और ये जो 23 डेफिनेशंस है वो बुक 1 ऑफ द एलिमेंट की जो पहली बुक थी बुक 1 उसमें से ली गई है। ठीक है। अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। एक पॉइंट ऐसा होता है जिसकी कोई पार्ट नहीं होता है, सिर्फ वो एक वो डॉट लगा दो, ये आपका पॉइंट होता है। ठीक है। अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, और एक लाइन जो होती है वो उसकी ब्रेथलेस लेंथ होती है, क्योंकि वो उसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, सिर्फ वो क्या होती है ऐसे स्ट्रेट एक लाइन होती है। ठीक है। द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स, और उसके जो ये 2 पॉइंट्स होते हैं, ये जो स्टार्टिंग और एंडिंग होता है, ये एक पॉइंट ये होता है और एक पॉइंट ये होता है, तो ये कहीं ना कहीं पॉइंटों से जुड़े होते हैं। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, और एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो कहीं ना कहीं 2 पॉइंटों से जुड़ी होती है, कि एक तो जहाँ से वो स्टार्ट होती है और एक जहाँ पे वो ख़त्म होती है, तो पॉइंट ऑन इटसेल्फ। A surface is that which has length and breadth, और एक सरफेस होता है जिसकी लेंथ भी होती है और ब्रेथ भी होता है। The edge of the surface are lines, और जो सरफेस का जो एजेस होते हैं, जो कॉर्नर जो उसके साइड की जो लाइनें होती हैं वो लाइन होती हैं। ठीक है। A plane surface is a surface which lies evenly with the straight lines on itself, और प्लेन सरफेस जो होता है वो उसका जो सरफेस होता है वो स्ट्रेट लाइंस पे बना होता है। ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे कुछ यहाँ है पोस्टुलेट्स हैं और यूक्लिडियन के एक्सियम्स भी हैं। तो यूक्लिडियन का पहला एक्सियम्स क्या कहता है, विच थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जो एक थिंग जो चीज़ है जब वो दूसरी चीज़ से सेम चीज़ से इक्वल होती है तो वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं एक दूसरे के। ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि थिंग्स विच आर इक्वल, जैसे कि कोई भी 2 चीज़ हैं, ठीक है, जैसे 2 ट्रायंगल है,
ठीक है। दोनों ट्रायंगल सेम साइड, दोनों सेम उसके सेम लेंथ के, सेम उसके हैं और सेम एक जैसे हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे के क्या है, इक्वल होते हैं, ठीक है। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, अगर वो इक्वल जब इक्वल के साथ में ऐड होता है तो वो क्या इक्वल के साथ वो पूरा होल क्या बनता है, एक इक्वल बनता है, ठीक है। इफ इक्वल्स आर सपरेटेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल, अगर इक्वल को इक्वल के साथ सेपरेट किया जाता है तो उसका जो उसका आंसर होता है वो इक्वल ही बचता है। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, जब एक चीज़ दूसरे चीज़ से टकराती है, ठीक है, तो वो एक दूसरे के क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, और जो होल होता है वो ग्रेटर होता है एक पार्ट से, मतलब एक पूरा एप्पल और उसका आधा, एक उसका हाफ पार्ट, तो हाफ पार्ट बड़ा हुआ कि पूरा एक एप्पल बड़ा हुआ, तो पूरा एक पार्ट बड़ा होता है एक छोटे उसके पार्ट से, ठीक है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, और जो थिंग्स जो किसी के डबल होती हैं, मतलब जैसे अभी लीनियर इक्वेशन में 2 टाइम्स बताया, 2x 3x 4x ऐसे, तो यहाँ पे बात है डबल ऑफ द सेम थिंग्स, अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ के दोनों एक दूसरे के डबल हैं तो वो चीज़ें क्या कहलाएंगे, आर इक्वल टू वन अनदर, तो वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, और जब थिंग्स जो हाफ होंगी एक दूसरे के तो वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के इक्वल होगी, ऐसा ही ये कह रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक these common notation refer to magnitudes of some kind. The first common notation could be applied to plane figures. For example, if an area of a triangle equals the area of a rectangle and the area of a rectangle equals to the area of a square, then the area of triangle also equal to the area of a square. मतलब कहीं ना कहीं अगर area of जो triangle है वो equal है area of rectangle के और area of rectangle equal है area of square के, तो कहीं ना कहीं जो पहला वाला जो एरिया है रेक्टेंगल का वो लास्ट वाले एरिया ऑफ स्क्वायर के भी इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है मैग्नीट्यूड्स ऑफ द सेम काइंड कैन बी कंपेयर्ड एंड एडेड, और जो मैग्नीट्यूड्स हैं उनके सेम काइंड के कंपेयर भी किए थे और कई बार ऐड भी हो जाते हैं उनमें, बट मैग्नीट्यूड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड, पर जब दोनों के अलग अलग मैग्नीट्यूड हैं तो फिर वो दोनों अभी कभी भी कंपेयर नहीं किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अ लाइन कैन नॉट बी एडेड टू अ रेक्टेंगल नॉर कैन बी एंगल बी कंपेयर टू अ पेंटागन, मतलब जैसे अब एक लाइन है उसको हम रेक्टेंगल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते और फिर हम उसको पेंटागन के साथ में भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है जैसे फोर्थ एग्जाम गिवन अबो सीन्स टू से दैट इफ 2 थिंग्स आर आइडेंटिकल, अगर जैसे फोर्थ एग्जाम क्या कह रहा है कि जैसे कोई 2 थिंग्स आइडेंटिकल हैं तो दे आर इक्वल, जब दोनों आइडेंटिकल मतलब दोनों क्या है सेम है तो वो क्या है दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एवरीथिंग इक्वल्स इटसेल्फ, तो मतलब क्योंकि जब आपस में दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो वो सारी चीज़ें एक दूसरे के क्या होंगी, इटसेल्फ के इक्वल होंगी, ठीक है। और ये ग्रेटर पार्ट वाला मैंने बताया था कि ये क्या है, इससे बड़ा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ क्वांटिटी बी इज अ पार्ट ऑफ अनदर क्वांटिटी ए देन ए कैन बी रिटर्न एज द सम ऑफ ए बी एंड सम थर्ड क्वांटिटी सी। Symbolically a greater than b means that there is some c such that a equal to b plus c, तो यहाँ पे क्या आता है कि कहीं ना कहीं जो a है वो क्या है b plus c के सम के इक्वल है, ठीक है। नाउ आपके पास में अब इक्विवेलेंस के एग्जाम्स हो गए कि ये उसके स्वयं सिद्ध तथ्य थे जो उसने सिद्ध करके बताए थे कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। अब बात आती है पोस्टुलेट्स की, उसके 5 पोस्टुलेट्स हैं, क्या हैं देखिए। अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, मतलब एक स्ट्रेट लाइन को हम एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट पे हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और उसका एंडिंग पॉइंट भी होता है। गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम, अभी क्या है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, ठीक है, जैसे एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, इससे क्या होता है देयर इज यूनिक लाइन, एक यूनिक लाइन है जो इनसे दैट पास थ्रू देम, जो इनसे होते हुए जा रही है वो एक यूनिक लाइन है जो कि आपकी ये वाली लाइन है जो इससे एक पास होती जाएगी, ठीक है। जैसे मेरे पास मैंने लिया A, ठीक है, और मैंने ये लिया B,
एक पॉइंट मेरा यहाँ पे है एक और ये मेरा बी है, तो इससे पास होने वाली सिर्फ एक ही लाइन पास होगी जो कि इससे होगी, इससे सिर्फ इससे एक के अलावा और लाइन इसमें पास नहीं होगी, ठीक है। सेकेंड पोस्टुलेट्स क्या कहता है कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। जैसे ये लाइन है ए और बी, ठीक है, ए को हम बी की तरफ भी बहुत बढ़ा सकते हैं और बी को आगे की तरफ बहुत बढ़ा सकते हैं। मतलब एक तरफ से इसका प्रॉपर एग्जांपल दूं तो इसका प्रॉपर एग्जांपल होगा रोड। जैसे रोड है, रोड में जैसे ये आपका मान लीजिए कि ये मेरा घर है, ठीक है, और ये मेरी स्कूल है, ठीक है। तो मेरे घर ज़रूरी नहीं है कि मेरे घर के बाद में रास्ता ख़त्म होता है, मेरे घर के बाद में भी रास्ता आगे तक चलता जाता है, और यहाँ पे स्कूल आने के बाद में भी स्कूल के पास बाद रास्ता ख़त्म नहीं होता है, इसके बाद में भी बहुत सारा रास्ता आगे बचता है। तो मीन्स अ टर्मिनेटेड लाइन, कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन जो है कैन बी प्रोड्यूस्ड, वो बढ़ाई जा सकती है इन्फिनेटली, दोनों तरफ इन्फिनेटली, मतलब अनगिनत जगह तक उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। पोस्टुलेट 3 कहता है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। और एक सर्कल जो है वो किसी भी एक सेंटर से, सर्कल हरदम सेंटर से ही बनता है, ठीक है। सेंटर पॉइंट होगा तभी सर्कल बनेगा, तो एक सर्कल को एक सेंटर पॉइंट से और कितने भी रेडियस से एक सर्कल बनाया जा सकता है, ठीक है। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, और जो भी राइट एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के इक्वल होते हैं, चाहे वो 90 डिग्री लिखो आप या उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलो, सॉरी राइट एंगल बोलो तो लिख के बोलो तो भी 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री नंबर्स में लिखोगे तो भी 90 डिग्री होता है, ठीक है। If a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the straight line, if produced indefinitely, met on that side on which the sum of the angle is less than two right angles। अभी ये बोल रहा है कि जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे बोल रहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस। अब ये स्ट्रेट जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उस पे ये दो लाइन फॉल कर रही हैं, ठीक है, जो इंटरलेली वो क्या बना रहे हैं, एंगल्स बना रहे हैं, और जो दोनों एंगल्स क्या होंगे एक दूसरे के, ये 1 और 2 दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। और साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, और इन दोनों का जो एंगल होगा वो दो राइट एंगल ट्रायंगल के से कम होंगे। मीन्स जो एंगल 1 होगा, ठीक है, और एंगल 2 जो होगा वो 180 डिग्री से लेस होंगे। मीन्स इन दोनों को ऐड करने से 180 डिग्री आएगा। मीन्स ये कहीं ना कहीं क्या होंगे, दोनों एंगल 1 और एंगल 2 जो होंगे वो लेस होंगे, किससे, 180 डिग्री से लेस होंगे, ठीक है। उसके बाद में कहता है एंड द टू स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles। अब उनकी वो जो हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे मिलेंगी जहाँ पे जो एक एंगल 3 होगा वो क्या होगा, वो सम ऑफ एंगल इज़ लेस देन, वो हरदम क्या होगा, लेस होगा, किसके, एंगल 1 और एंगल 2 के सम के बराबर। ये ऐसे कह रहा है। मीन्स ये कहीं ना कहीं जब इसको एक्सटेंड करोगे, ठीक है, एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे एक एंगल 3 बनेगा, ठीक है। इस एंगल 3 का जो मेजरमेंट होगा वो 1 और 2 के सम के लेस होगा, ऐसे कह रहा है, ठीक है। समझ में आया आपको? ये इसमें आपके पोस्टुलेट्स थे एक्लूडियंस के। अब क्या कहता है, इफ़ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन लाइन एंड बी लाइन इज़ बिटवीन ए एंड सी, और जो बी है वो ए और सी के बीच में लाई कर रहा है। जो ए बी है, ठीक है, और बी सी जो है उन दोनों का सम ए सी के इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। वो तो ऑब्वियसली होता ही है कि मान लो जैसे कि मैंने अगर क्वेश्चन को समझाऊं तो मैं जैसे मान लो ये मेरा एक लाइन है ए और बी, ठीक है, ये मेरी मान लो कि कितने 7 सेंटीमीटर की है। बाई चांस मान लो मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया सी, ठीक है, ये मेरा है 5 सेंटीमीटर और ये सी से बी है मेरा 2 सेंटीमीटर। तो कहीं ना कहीं 5 + 2 भी कितना होता है, 7 सेंटीमीटर होता है। तो मतलब मैंने क्या किया, ए सी को और बी सी को प्लस किया तो वो किसके बराबर आता है, ए बी के बराबर आता है। तो ये यहाँ पे 5 + 2 का है 7 है, तो ये भी 7 के दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे प्रूफ करनी है।
तो पर यहाँ पे मैंने ये नंबर के फॉर्म में आपको बताया है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ आपको उसको किसी जो यूक्लिडियन ने एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स बनाए उसके फॉर्म में आपको करना है। तो इन द फिगर गिवन बिलो ए सी इन कोइंसाइड्स विद ए बी प्लस बी सी, ठीक है। तो एक्सियम 4, इसका जो यूक्लिड का एग्जाम 4 था, सेज दैट थिंग्स विच कोइंसाइड विच वन अदर आर इक्वल टू वन अदर। जब वो चीज़ एक दूसरे के से में बीच में आती हैं या फिर उनके टकराती हैं तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो इट कैन बी डिडक्टेड दैट ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। तो हम इसको कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के बराबर है। Prove that an equilateral triangle can be constructed on any given line segment। अभी प्रूफ क्या करना है आपको कि एक जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी तीनों साइडें जो होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। कैन बी कंस्ट्रक्टेड, उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। अब उसको बताना है कि आपको उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि नहीं। यस, ऑब्वियसली कर सकते हैं। कि मान लीजिए जैसे कि आपके पास में ये ए बी एक लाइन है, ठीक है। मान लो कि ये कितने की है, ये आपने ये लाइन जो है वो 5 सेंटीमीटर की कंस्ट्रक्ट कर ली, ठीक है। अब क्या कीजिए, ये आपका जो कंपास है, ठीक है, उसमें पेंसिल डालिए, पेंसिल से फिर ए और बी को मेजरमेंट कर लीजिए, या फिर आप क्या कीजिए अपने स्केल को यूज़ करके कंपास में 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट कीजिए। फिर ठीक है, फिर ए से एक 5 सेंटीमीटर का आर्क इधर मारिए और फिर बी से एक 5 सेंटीमीटर का आर्क इधर मारिए। तो कहीं ना कहीं आपस में कटेंगे और उनके ज्वाइंट से फिर क्या कीजिए, इनको दोनों को मिला दीजिए। तो ये भी 5 सेंटीमीटर की लाइन आएगी और ये भी 5 सेंटीमीटर की लाइन आएगी और इसको आंसर, इसको लिख दीजिए पॉइंट को सी। तो ये आपका ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो आपकी इसमें साइड्स हैं ए बी, ए सी, बी सी, ये सारी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रहा है, 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। अब क्या बता रहा है कि 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स, कोई भी 2 लाइन जो हैं कैन नॉट हैव, वो हो नहीं सकती, कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। अब इन दोनों की एक पॉइंट से ज़्यादा कॉमन हो जाए। जैसे कि मैंने बोला कि एक लाइन ये है, ठीक है, दूसरी लाइन अगर मैं बाई चांस मान लो ऐसे बना रही हूँ तो इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट है यहाँ पे, जो ये इसको मिल रहा है, जो मैंने बोल दिया ओ, ठीक है। या फिर मैंने 2 लाइन ऐसे बनाई, ठीक है, कहीं ना कहीं ये आगे जाके आपस में मिलेंगी तो उनको वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट में मिलेंगी और वो पॉइंट कहलाएगा वो उनका एक कॉमन पॉइंट, ठीक है। Here we are given 2 lines L and M. We need to prove that they have only 1 point in common. अब आपको ये प्रूव करना है कि we need to prove that they have only 1 point in common. So इसके लिए आपको क्या करना है, 2 लाइन ऐसे बनानी हो और उसको देखना है उन दोनों में कॉमन पॉइंट कॉमन आना ही होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ऐसे प्रूव की जा रही है, ठीक है। अब एक्सरसाइज बोल रहा है, एक्सरसाइज 5.1 में बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ये आपको बताना, और अगर है तो उनके लिए स्टेटमेंट देना है, ठीक है। तो जैसे आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है, ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, तो ये होगा फॉल्स, ठीक है। अब मैं ट्रू फॉल्स लिख रही हूँ, आपको बस आप रीज़न देना है क्यों है। तो आप इसको एग्जाम्स को और पोस्टुलेट्स को पढ़िए, दोबारा से एक बार सुनिए मेरे को वापस से एक बार और फिर देखिएगा। These are an infinite number of, there are infinite number of lines which pass through 2 distinct points। बहुत सारी लाइन्स हैं और उनको 2 डिस्टिंक्ट लाइन से पास किया जा सकता है, ये है फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि आ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन्फिनेटली ऑन बोथ साइड्स, ये मैंने बताया था ट्रू, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। इफ़ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल, 2 सर्कल्स हैं उनकी रेडियस इक्वल है तो वो जो सर्कल्स आर इक्वल, अगर वो दोनों सर्कल इक्वल हैं तो उनकी रेडियस भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि ए बी जो है वो पी क्यू को इक्वल है, जो पी क्यू है वो एक्स वाई के इक्वल है। तो क्या कह सकते हैं, ये देखिए ये इसके इक्वल है, ठीक है, और ये इसके इक्वल है, तो क्या कह सकते हैं हम डायरेक्टली, ये इसके इक्वल है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में है गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच, आपको इनके सबके डेफिनेशंस लिखने हैं वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कंसीडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। अब आपके यहाँ पे 2 पोस्टुलेट्स लिखे हुए हैं और इनको देखिएगा, करिएगा, क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिएगा एक बार कौन सा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। अब जैसे
इसको ड्राइंग करना है। जैसे यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है, इसका नाम लिखा मैंने ए, ये नाम हो गया मेरा ए और ये हो गया मेरा बी, और मैंने इसके हाफ में बीच में एक लाइन पॉइंट बनाया, उसका नाम लिखा सी। मीन्स कहीं ना कहीं ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है, ठीक है। तो मेरे पास स्टेटमेंट क्या है कि ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है, ठीक है। अब क्या करो, ऐड करो, ठीक है, ऐड ए सी ऑन बोथ साइड, ऐड ए सी ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करो, ए सी को ऐड करो। तो मैंने यहाँ पे क्या, ए सी प्लस ए सी, ठीक है, और यहाँ हो गया बी सी प्लस ए सी, यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे तो मेरे पास में आ गया 2ac और यहाँ पे आ गया बी सी प्लस ए सी, जो कि क्या किसके बराबर है, मेरा ए बी के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए सी और बी सी दोनों किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो ए सी इक्वल टू कितना हो गया, ए सी जो है वो किसके के बराबर हो गया, ए बी अपॉन 2, मीन्स ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी। ये आपका आंसर प्रूफ हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में जो सी है वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब कोई भी किसी भी एक लाइन का बीच का जो नंबर होता है, बीचों बीच जो एक नंबर होता है उसको बोलते हैं मिड पॉइंट, ठीक है। तो प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन एंड पॉइंट। और अब ये प्रूव करना है आपको कि हर एक लाइन का एंड एवरी लाइन हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, और हर एक लाइन में एक ही मिड पॉइंट होता है, ऑब्वियसली एक ही मिड पॉइंट होता है, ठीक है। ये प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए सी देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, मैंने इसका नाम लिखा ए, ठीक है, और ये हो गया मेरा बी। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया डी और इसी के थोड़ा सा आगे मैंने एक पॉइंट ले लिया सी। अब मुझे इसको प्रूव करना है। तो मेरा पहला होता है कि ए डी जो है वो है डी बी के इक्वल है, ठीक है, मैंने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा मैं क्या लिखूंगी, दूसरा मेरा सी पॉइंट से मैं लिखती हूँ, तो ए सी जो है वो मेरा सी बी के इक्वल है, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या कर रही हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। तो इक्वेशन 2 मतलब क्या है, ए सी माइनस ए डी इक्वल टू सी बी माइनस डी बी। तो यहाँ पे हो गया मेरा डी सी और यहाँ पे हो गया माइनस डी सी, और दोनों को मैंने अगर किया तो 2dc इक्वल टू 0 आ गया और डी सी इक्वल टू 0 आ गया। तो ये क्या हो गया, सी एंड डी जो है वो क्या कर गए, कोइंसाइड कर गए। तो इट मीन्स एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। समझ में आया आपको, ठीक है। इन फिगर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर 5.10 इफ़ ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी जो है बी डी के इक्वल है, देन प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। अब आपको ये प्रूव करना है कि ए बी जो है वो उसके इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो इसको करने के लिए सेम चीज़ है, आपको ये यहाँ पे लिखिएगा। पहली इक्वेशन आपकी क्या है, ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी आपकी इक्वेशन होगी, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। दूसरा आपका इक्वेशन होता है, अगर इसको देखें तो ए सी जो है बी डी का मतलब होगा बी सी प्लस सी डी, दूसरा लिख लो ए सी के लिए, सॉरी ए सी के लिए ए बी प्लस बी सी, ये लिख लिया, ठीक है। इसको मान लिए 2, ठीक है। नेक्स्ट होता है बी डी, अगर बी डी के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बी सी प्लस सी डी लिखेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को देखिएगा, इस डायग्राम को देखिए, इसमें कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब इसको अब क्या करो, तीनों को आपस में जो इक्वेशंस हैं उनको क्या कीजिए, आपस में 2 और 3 को इनमें रखिए। अब ए सी और ए डी की वैल्यू पुट, अब क्या कीजिए, आप इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए, ठीक है। अब आपकी इसकी वैल्यू को पुट वैल्यू ऑफ 2 और 3 इन 1, अब इसकी वैल्यू को रखिए। तो ए सी की वैल्यू है ए बी प्लस बी सी, ठीक है, और दूसरी बी डी का मतलब है बी सी प्लस सी डी। तो ये बी सी आपस में कट गए, क्या बच गया, ए बी इक्वल टू सी डी, और यही आपको प्रूव करना था कि ए बी इक्वल टू सी डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिडियन एक्सियम्स कंसिडर अ यूनिवर्सल ट्रूथ। अब एक्सियम 5 जो है उसको यूनिवर्सल ट्रूथ के में यूनिवर्सल ट्रूथ कहा गया है। क्यों कहा गया है,
इसलिए कहा गया है बिकॉज थिंग इज़ एनी पार्ट ऑफ यूनिवर्स सो दैट इट इज़ अ यूनिवर्स। जो भी उसका जो भी चीज़ें हैं उसमें जो भी यूज़ की होगी वो कोई ना कोई यूनिवर्स का पार्ट होगा, इसलिए उसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है हमारी इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ यूक्लिडियन फिफ्थ पोस्टुलेट्स। अब फिफ्थ पोस्टुलेट्स क्या है इसका? फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी लाइन पी नॉट लाइंग ऑन एल देयर एग्जिट्स अ यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू एल। अब ये पी और एल और एम दो लाइन है, ठीक है, पी यहाँ से पास हो रही है तो इससे बहुत सारी लाइन पास हो रही हैं, ठीक है। तो यू कैन सी दैट ऑफ द ऑल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी ओनली लाइन एम इज पैरेलल टू एल, और एम और एल पैरेलल है, बाकी इसे पी से बहुत सारी लाइन पास हो रही है। दिस रिजल्ट कैन ऑल्सो बी स्टेटेड इन द फॉलोइंग फॉर्म। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम? टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नॉट बी पैरेलल टू सेम लाइन। अब जो टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती है, जैसे ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, ये डॉटेड वाली लाइन जो देख रहे हैं ना आप, ये जो है ये आपस में कभी भी पैरेलल नहीं हो सकती, कोई भी सेम पैरेलल लाइन्स के इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर एग्जिट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स दैट आर एवरीवेयर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। इज दिस स्टेटमेंट अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ यूक्लिडियस फिफ्थ पोस्टुलेट? एक्सप्लेन। टेक एनी, अभी इसका सोल्यूशन बताना है कि कोई भी एक पॉइंट एग्जिस्ट हो रहा है स्ट्रेट लाइन पे, दैट आर एवरीवेयर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, जो वो क्या होगा सब जगह पे इक्विडिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ये आपको प्रूव करना है, और जो उसका फिफ्थ पोस्टुलेट जो उसका कह रहा था। सो उसके लिए टेक एनी लाइन एल एंड अ पॉइंट पी नॉट ऑन एल। अब कोई भी एक लाइन लीजिए और पी लीजिए, एल के ऊपर नहीं लेना पड़, ठीक है। नाउ देन बाय Playfair exams which is equivalent to the fifth post, we know that there is a unique line M through P which is parallel to L. Now the distance of a point from a line is the length of the perpendicular from the line point to the line. अभी क्या है कि P और L दो लाइन लिया है, ठीक है। P जो है पॉइंट वो L के ऊपर नहीं होना चाहिए। अब क्या कह रहा है कि जो डिस्टेंस है किसी भी लाइन का वो उस लाइन के परपेंडिकुलर टू द पॉइंट टू द लाइन, और वो उसके परपेंडिकुलर है। दिस डिस्टेंस विल बी द सेम फॉर एनी पॉइंट ऑन L from M from L and any point on L from M. So these two lines are everywhere distinct from one another. तो वो क्या होगी, सब जगह पे इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है वो इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए हैं। मैं इसमें पूछा है हाउ वुड यू राइट यूक्लिडियंस फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। अभी फिफ्थ पोस्टुलेट्स को आप कैसे लिखोगे? तो देयर इज अ लाइन थ्रू P विच इज पैरेलल टू L एंड देयर इज ओनली वन सच लाइन। और एक वो बोल रहा था ना कि अभी P मतलब दो लाइन L और P, तो वैसे ही देयर इज अ लाइन थ्रू P, एक लाइन है जो P के से गुजरती है विच इज पैरेलल टू L, जो कि L के पैरेलल है, ठीक है। देयर इज ओनली वन सच लाइन, और वही एक लाइन है जो उसके पैरेलल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डज यूक्लिडियन फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस? एक्सप्लेन। अब ये पूछ रहा है कि जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो पैरेलल लाइंस को प्रूव कर रहा है, क्या कर रहा है, तो क्यों? इफ़ अ स्ट्रेट लाइन L फॉल्स ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स M and N, अगर एक स्ट्रेट लाइन किसी भी M और N की दो लाइन पे फॉल हो रही है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ L इज़ टू राइट एंगल्स। अब जैसे ये बोल रहा है कि अभी जैसे मैंने बोला कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये M मान लो, ठीक है, और एक ये N मान लो। अब इस पे एक लाइन फॉल हो रही है, इसको बोल दिया हमने L, तो इसमें ये एंगल्स जो हैं वो दोनों को सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा। सो हम कह सकते हैं कि देयर विल नॉट मीट ऑन द अदर साइड ऑल्सो, द लाइन्स M and N नेवर मीट एंड आर देयरफॉर पैरेलल। तो M और N है वो कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं, और वो दोनों लाइन्स क्या कहलाएंगी? पैरेलल कहलाएंगी। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, ठीक है।
तो ये जो डायग्राम है मैंने ये बताया कि क्वेश्चन 2 ये कह रहा है, ठीक है। अब इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब यहाँ पे मैंने आपको अलग अलग पॉइंट्स बताए थे। उसने मैथमेटिशियन जो था उसने क्या क्या एग्जाम्स पोस्टुलेट्स बनाए थे वो मैंने बताया था आपको। कौन सा यूनिवर्सल ट्रूथ था, दे आर नॉट प्रूव्ड, और वो अभी प्रूव नहीं हुए हैं। थ्योरम्स आर स्टेटमेंट्स विच आर प्रूव्ड यूजिंग डेफिनेशंस, एग्जाम्स एंड स्टेटमेंट्स, वो सब रीजंस दिए थे, ठीक है। मैंने आपको ये सम ऑफ एग्जाम्स पढ़ाया था जो ये सारे बताए थे आपको। उसके बाद में 5 पोस्टुलेट्स बनाए थे उन्होंने, जो अपनी जो खुद ने उन्होंने जो अपनी रचना की थी उसके ऊपर जो ये बनाए थे वो किया था। उसके बाद में एल और एम वाली जो एक लास्ट वाला जो पॉइंट बताया था वो कि 2 डिस्टिंक्ट इंटरेस्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। वो क्या है, जैसे 2 डिस्टिंक्ट लाइन है, उसके जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो कभी भी आपस में पैरेलल नहीं हो सकते। All the attempts to prove Euclidean postulate, fifth postulate using the first 4 postulates failed। अब उसके चक्करों में इसके जो स्टार्टिंग के 4 postulates वो फेल हो गए, but they led to the discovery of several other geometries called non-Euclidean geometries, जिसको अभी वो डिस्कवर कर रहे हैं, जिसको non-Euclidean geometries के नाम से भी जाना जाएगा, भी वो डिस्कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ उसमें की थी कि अभी वो हैं आगे प्रोसेस में, ठीक है। तो ये एक चैप्टर था जो इतना खास नहीं है। ये पोस्टुलेट्स के बारे में एक क्वेश्चन आता है, बहुत हार्डली एक क्वेश्चन आता है, तो इतना कोई खास चैप्टर नहीं था। मतलब इसमें ये बताया, बेसिक्स बताया कि स्ट्रेट, सर्कल, राइट एंगल्स, पॉइंट, सरफेस, ये सब क्या है, ठीक है। क्योंकि अब चैप्टर 6 में हम इसी को यूज़ करके ही पढ़ेंगे कि डॉट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन क्या होता है, रे क्या होता है, कैसे कोई भी 2 लाइन के मिड पॉइंट क्या होता है। मिड पॉइंट मतलब एक लाइन का एक मिडिल पॉइंट जो एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, वो चीज़ें, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।